हेलो गाइस, मैं हूं नरेंद्र खवादे और ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं जो इंडियन पेनल कोड जो होते हैं आईपीसी की कुछ धाराएं हैं। इनमें कुछ धाराएं हैं उनके बारे में जो प्रमुख प्रमुख धाराएं हैं भारत कानून संहिता जो है ना, उसमें भारत की इंडियन पेनल जो कोड है उसके अंदर जो जितनी भी धारा है उसमें जो प्रमुख प्रमुख धारा है उनके बारे में देख लेते हैं। भारत आईपीसी इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंडियन पेनल कोड। पहले तो क्लियर है। उसके बाद भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक, थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, बहुत दिन हो गए भी कलर चल रहा है, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, भारत के अंदर भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा और उनके दंडों का प्रावधान करती है क्या है इंडियन पेनल कोड। भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है, ठीक है। क्यों लागू होती है? क्योंकि इसके लिए एक अलग से ही उनका एक अलग जो भी कानून बनता है वो उनका एक न्यायालय अलग चलता है, वहाँ लागू होती है ये, ठीक है। उनका एक अलग मिलिट्री न्यायालय अलग होता है वहाँ पे। प्रथम विधि आयोग जो होता है इसके द्वारा प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे थॉमस बेमिंगटन मैकाले। ये नाम याद रखो आप, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लागू 1800 वैसे 1860 में इसका अंतिम प्रारूप बन के तैयार हुआ था और लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। लेकिन ऐसा बोला जाता है आईपीसी 1860 इसको बोला जाता है ऐसा, ठीक है। तो इसको आप ले ठीक रहेगा। देख लेते हैं इसमें कुछ प्रमुख देखे तो कुल धाराएं कुछ है 511 धाराएं हैं। उनको 23 भागों में विभाजित किया गया है। 23 जो भाग बने हैं इसके अध्याय बने हैं। पहला अध्याय है उसमें कुछ प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में दिखा गया है, जिसमें धाराएं जो 1 से 5 है। दूसरी जो है साधारण स्पष्टीकरण है जो 6 से 52 है। स्पष्टीकरण इसमें पता परिभाषाएं दी है, परिभाषा है, ठीक है। तो दंडों के विषय में 53 से 75 तक है, 76 से 106 तक इसके अंदर साधारण अपवाद है, ठीक है। दुष्प्रेरण के बारे में देखने को मिलेगा आपको 107 से लेके 120 तक, जैसे उकसाना वगैरह इसमें आता है। षड्यंत्र के बारे में 120 में मिल जाएगा अपने को। राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में आपको 121 से 130 तक मिल जाएगा। सेना नौसेना मतलब ये डिफेंस जो है, डिफेंस के बारे में सेक्शन जो है 131 से लेकर 140 तक मिल जाएंगे। इनके बारे में जितने भी अपराध उन पे होने वाले जो दंड है वो आपको सेक्शन 131 से लेकर 140 के मध्य मिल जाएंगे। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध जो है वो आपको 141 से 160 के सेक्शन में देखने को मिलेगा। लोक सेवक द्वारा उनसे संबंधित अपराध जो है, लोक सेवक क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर सर्विसर होते हैं ना, उनको लोक सेवक बोला जाता है। उनके विषय में 166 से लेकर 171 तक दिखाया गया है। चुनाव संबंधित अपराध जो है वो 9A में है ना, अध्याय 9A चुनाव संबंधित अपराध 171 में है ये। और जो 10वां अध्याय है वो लोक सेवकों की विधि पूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना, ये है सेक्शन 172 से लेकर 190 तक। फिर देख लेते हैं 11 नंबर का अध्याय जो है झूठा साक्ष्य। यदि आप किसी को झूठा सबूत देते हैं न्यायालय में और उससे उसको अगर वो उसको सज़ा मिल जाती है तो उसके बाद भी कुछ प्रावधान है। अगर वो केस करता है तो उससे अपराध जो होते हैं तो उसमें मिलने वाले दंड के विषय में 191 से लेकर 229 तक सेक्शन में दिया गया है। सिक्के स्टाम्प के बारे में 12वां अध्याय। 13वां अध्याय मापतौल के बारे में 14 लोक स्वास्थ्य सुरक्षा आदि से संबंधित अपराध है, ठीक है। उसके बाद धर्म संबंधित अपराध जो है 295 से 298, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर प्रभावित करने वाले अपराध 291 से लेकर 377। सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, ये मर्डर वर्डर इतनी सारी चीज़ें ना, ये देखो पूरी 78 धाराएं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे संपत्ति के विरुद्ध अपराध, संपत्ति संबंधित अपराध जो है 378 से लेकर 462 तक। दस्तावेज तथा संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध जो है तो 463 से लेकर 489 सेक्शन में मिल जाएंगे। सेवा संविधा का आपराधिक भंजन जो है 490 से लेकर 492 मिल जाएगा। विवाह संबंधित अपराध, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, ये भी बहुत मज़ेदार है। इसके अंदर आपको सेक्शन पढ़ने में मजा आएगा। 493 से 498 के सेक्शन मिल जाएगा। पति या पत्नी के संबंधियों द्वारा निर्दयता, ये अलग से बना के रखा है ना, ये आपको 498 मिल जाएगा। उसके बाद जो है अध्याय जो है 21वां मानहानि है, जो कि 499 से लेकर 502 तक है। उसके बाद है आपराधिक अभित्रास अपमान, इसके बारे में है, ये 503 से लेकर 510 तक मिल जाता है। और आखिरी में है अपराध करने का जो प्रयत्न है, कोई अपराध है आप उसका कोशिश कर रहे हो तो उसके बारे में, वो अपराध करता नहीं हुआ है लेकिन आपने कोशिश की थी
तो उसके बारे में जो सेक्शन 511 में दिया है। तो अभी ये थे कुछ अध्याय, अभी इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला अध्याय आता है प्रस्तावना और उद्देश्य का। ये धारा 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। 1 बाय 1 सेक्शन आपको याद होना चाहिए, हर एक सेक्शन में क्या किस चीज़ के बारे में दिया है वो पता होना चाहिए। सेक्शन पहला जो है नाम और विस्तार, किसके बारे में है? भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की जो धारा है, जिनको पेनल कोड, उसका नाम, उसका विस्तार आपको सेक्शन 1 में मिलेगा। संपूर्ण भारत में बोला है, मतलब इंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सेक्शन 2 जो है वो अधिकारिता को दर्शाता है, ठीक है। उसमें क्या है 2 से 5 तक जो है अधिकारिता को दर्शाता है। सेक्शन 2 जो है भारत के भीतर अगर कोई अपराध भारत के अंदर हुआ है, अंदर हुआ मतलब भारत की सीमा में, चाहे वो थल में हो, वायु में हो, जल में हो, तो उस अपराध और अपराध संबंधी दंड जो है वो सेक्शन 2 में है, वर्णित है। और छूट की बात करें तो इसमें छूट मिलती है राष्ट्रपति को, जो राज्यपाल को, विदेशी संप्रभु को, राजदूत को, विदेश सेना को। उसके बाद देखो सेक्शन नंबर जो तीसरा है वो यह है कि भारत से बाहर यदि पीड़ित है, मतलब कि अगर भारत के बाहर किसी को, भारत का अगर नागरिक है और उसको पीड़ा हुई है और किसी ने उस पर अपराध किया है, मतलब तो वो भारत के अंदर केस चला सकता है, बशर्ते वहाँ अगर कोई कानून नहीं है तो भी चला सकता है, भारत के अंदर भी कानून लागू हो जाता है। दूसरी कंडीशन, अगर भारत के बाहर अपराधी हो, भारत का नागरिक हो और वो अपराध किया हो भारत किसी देश में, दूसरे देश में, तो भी उस पर भी केस लग सकता है, उसका केस भारत में चल सकता है। सेक्शन नंबर 4 बता रहा है, ठीक है। 3, 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, पर इतना सा अंतर है कि तीसरा जो है वो भारत के वो पीड़ित के बारे में है, और सेक्शन चौथा जो है वो एक अपराधी के बारे में जो कि भारत का है लेकिन भारत के बाहर है। अगला जो है वो है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में देखा है कि सेना के विधि लागू क्षेत्रों में सेना का ही कानून लागू होगा। समझ में आ रहा है? अभी अपने बोला था जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी की जो धारा है वो जो है सेना पर लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेना के लिए स्पेशल अलग से, उनके लिए अलग से ही कानून व्यवस्था बनी है, तो उन पर लागू नहीं होगा, उस पर सेना का ही कानून लागू होगा, ठीक है। अपराध कब होता है? इसके प्रमुख 4 तत्व हैं। अपराध सबसे पहले उसमें मानव का, इंसान का होना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई रोबोट अपराध करता है तो वो नहीं, उसके अंदर मानव का हाथ होना जरूरी है, मतलब मानव का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। उसके बाद मन की स्थिति है, दुराशा है, उसके अंदर जो इंसान कर रहा है उसके अंदर कोई इसकी चाहत होना चाहिए कि मुझे इसको मारना चाहिए, उसके अंदर कोई एक आशय होना चाहिए। दुराशा, आशय मतलब एक नॉर्मल आशय होता है, दुराशा मतलब गलत करने का विचार को दुराशा बोलते हैं। फिर वो दुराशा करने का विचार तो हुआ, उसके बाद वो उसमें होना भी चाहिए, डन भी होना चाहिए। अगर आपने किसी को चाटा मारने की प्लानिंग की है तो उस पर पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। और होने के बाद नुकसान भी होना चाहिए, समाज को, मानव को क्षति पहुंचना चाहिए। जब ये तीनों चारों चीजें होती तब उसको अपराध बोला जाता है। अपराध की परिभाषा क्लियर हो गई? तो ये था जो थे हमारे 5 सेक्शन। पहला आपको पता है, पहले में परिभाषा थी, दूसरे में क्या थी, दूसरा देख लो। दूसरा जो था, दूसरे में अधिकारिता के क्षेत्र बताया था, सेक्शन भारत के भीतर कहीं पे भी अपराध होगा चाहे वो उनके लिए दंड बनाए हैं। और तीसरा चौथा जो था, तीसरा चौथा क्या था? तीसरा था भारत के बाहर अगर कोई पीड़ित हो, चौथा था भारत के बाहर अगर कोई अपराधी हो तो भी उस पर केस लगाया जा सकता है। और पांचवा आप सेना के लिए, सेना के संबंधित है कि सेना विधि लागू क्षेत्रों में सेना का ही कानून लागू होगा। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 जो है वो 6 से लेकर 52, थोड़ा इसके अंदर साधारण स्पष्टीकरण, ये आपने बोल सकते हैं परिभाषाएं दी है, कुछ भाषाएं, ठीक है। परिभाषा के बारे में बताएं। सेक्शन 6वां, ये बचाव क्या है? आप अब अभी सेक्शन देखोगे, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, इसमें कुछ बचाव है। जब कोई अपवाद करता है या कोई कृत काम करता है तो उसके बचाव के लिए है। तो उसके उस जो है ना, उसको जो इस धारा है, इस धारा का आधार प्रदान करती है, बोले कि हाँ ये धारा है। मतलब जो सेक्शन 6वां है इसमें ये बोला है कि बचाव के लिए प्रमुख धाराएं दी गई है जिनका वर्णन इन सेक्शन में दी है। क्लियर है? धारा 76 से लेकर 106 तक, मतलब ये इसका आधार है। क्लियर हो गया? उसके बाद सेक्शन देखो 8वां, लिंग। तो सेक्शन नंबर जो 8 है, जब भी कोई अगर ऐसा होता है कि अगर कानून में कहीं लिखा है कि यह इस दंड के लिए 4 साल की सजा होगा, ऐसा लिखा, मान लो कोई दंड है उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि कारावास होगा, मान के चलो कारावास होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा
कि खाली लड़के के लिए लिखा है। होगा का मतलब ये होगा कि ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। क्लियर है। जब भी ऐसी कोई बात होंगी, अगर वो स्त्रीलिंग की बात होंगी तो पुल्लिंग के लिए भी होगा, और पुल्लिंग के लिए बात होंगी तो स्त्रीलिंग के लिए होगा। मतलब इसमें लिंग का वर्णन नहीं है, स्पेशली दोनों के लिए माना जाएगा। क्लियर है। सेक्शन 9 ये बोलता है कि एकवचन बहुवचन, ये वही है, उसी का एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो जो एकवचन बहुवचन, एकवचन जहाँ पे भी एकवचन शब्द का इस्तेमाल हुआ है आईपीसी में, वहाँ बहुवचन होगा, जहाँ बहुवचन का इस्तेमाल होगा वहाँ ऑलरेडी एकवचन माना जाएगा। सेक्शन नंबर जो 10 है, इसमें ये बोला है कि किसी भी उम्र का अगर वो लड़का है तो वो पुरुष कहलाएगा, किसी भी उम्र की लड़की वो महिला। इनकी परिभाषाएं दी गई है। क्लियर है। सेक्शन 11, इसमें ये बोला गया है कि जो कृत्य जो भी होता है वो व्यक्ति जो होता है, व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल किया है तो वो उसके अंदर नर भी आ सकता है, नारी भी आ सकती है, कंपनी भी आ सकती है। अगर कहीं पे आईपीसी में अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया, यहाँ अगर स्त्री का शब्द का इस्तेमाल किया है तो इसमें ये हो सकता है वो किसी भी उम्र की, अगर वो 4 साल की बच्ची है तो भी स्त्री में आएगी। अगर आईपीसी में कहीं पुरुष शब्द का इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी उम्र का पुरुष हो सकता है। सेक्शन 17 ये बोलता है कि सरकार, अगर उन्होंने सरकार का इस्तेमाल किया है तो वो दोनों सरकार हो सकती है, एक केंद्र सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार भी हो सकती है। इसलिए ये नहीं होगा कहीं अगर सरकार दिए कि वो केंद्र सरकार के विषय में बोला गया है या राज्य सरकार के विषय में बोला गया है। अगर उन्हें सरकार शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पे जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा। ठीक है। आईपीसी में सेक्शन नंबर जो 18 है, धारणा 18, वो भारत की परिभाषा को डिफाइन करता है। उसके बाद सेक्शन 19 जो है वो न्यायाधीश के लिए है, सेक्शन 20 जो है न्यायालय के लिए है, सेक्शन 21 जो है लोक सेवक। लोक सेवक में कौन कौन आते हैं? लोक सेवक, लोक सेवक नहीं है। सेक्शन जो 21 है ये कुछ चीज़ें बताइए उनने कि लोक सेवक कौन होते हैं, कौन लोक सेवक नहीं है। एक मिनट देख लेते, थोड़ा पिछला है ना। ये थी लोक सेवक नहीं है, क्लियर हो गया था। ये था सेक्शन 26 विश्वास का कारण, 27 पुटकरण, 28 दस्तावेज, 29 30, ये यहाँ थे अपन है ना, सामान्य न्यास है। सेक्शन नंबर 34 थोड़ा बफर कर रहा है लैपटॉप तो इसकी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। आ जाते हैं, फिर से एक बार समझा देता हूँ। सेक्शन नंबर जो 34 था वो कुछ इस प्रकार था कि आप किसी का मर्डर करता है जब कोई इंसान, तो होता ऐसा है कि उसको अगर मान लो कि कारावास की सजा दी है, आजीवन कारावास। अगर मान लो 10 लोग मिलकर किसी एक को मारते हैं तो उन 10 को भी आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। ठीक है। उसको ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक अकेले ने मिलकर वो अपराध किया, ऐसा माना जाता है। यह है सेक्शन नंबर 34, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। इसमें अगर केस देखो तो महबूबा शाह बनाम सम्राट का केस आया था 1945 में, और एक वीरेंद्र घोष बनाम सम्राट। तो ये जो केस थे ना, ये केस है, ये इनको वाद बोला जाता है। ये वाद आप याद रखिए। ठीक है। महबूब शाह बनाम सम्राट, सम्राट जहाँ आ गया समझ जाओ कि भैया सेक्शन नंबर 34 का है पार्ट। सेक्शन नंबर जो 40 है वो अपराध को परिभाषित करते हैं। जो अपराध होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनके अपराधों की टाइप। ठीक है। विशेष विधि, स्थानीय विधि। सेक्शन नंबर 42, सेक्शन नंबर 43 अवैध, अवैध को परिभाषित किया गया है। अवैध कारोबार, अवैध चीज़ें, अवैध जो हमारे काम होते हैं और जितने भी अवैधित होते हैं उन सारी चीज़ों को परिभाषित किया गया सेक्शन नंबर 43 में। सेक्शन नंबर 44 में क्षति को बताया गया है कि क्षति जो प्रकार मन की क्षति होती है, शरीर की संपत्ति की जो क्षतियाँ होती हैं उनके बारे में अगर आपको मिलेगा, उनके विषय में दंड का प्रावधान, ये सारी चीज़ें सेक्शन नंबर 44 में देखने को मिलेगी। सेक्शन नंबर जो 52 है सद्भावनापूर्वक, सम्यक सतर्कता से, पूरे ध्यान से। ये सेक्शन नंबर जो 52 है, आप यदि कोई कृत्य करते हो तो कृत्य में इन सारी चीज़ों को सद्भावनापूर्वक होता है कि आपको सब पता था और आपने इसको किया है। ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर 52 में सद्भावपूर्वक इनकी परिभाषा। तो ये परिभाषा सेक्शन नंबर 22 तक सारी परिभाषा ही थी। सेक्शन नंबर 52 का जो एक है क, संश्रय देना। मान लो आपकी बीवी किसी का मर्डर करके आई है और आपके घर आई है, तो अगर आप उसको छुपाते हैं, पुलिस पकड़ने आते हैं, आप उसको छुपाते हैं तो आप जो होगे दोषी नहीं होगे। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब शिद्दत वाला प्यार यहाँ सक्सेस हो जाएगा, है ना, कि आप पति पत्नी को अपना आशा दे सकता है और पत्नी पति को आशा दे सकता है। मतलब अगर पुलिस आ रही है तो आप उनको छुपा सकते हो। अगर इनको छोड़ के अगर आप आपने किसी दूसरे को छुपाया, पति पत्नी ने एक दूसरे को छोड़ के तीसरे को छुपाया, पुलिस से बचाने की कोशिश की, तो भैया वो भी अपराधी हो जाता है। लेकिन इस मामले में अपराधी नहीं होते। इंटरेस्टिंग फैक्ट है सेक्शन नंबर 52 का। ठीक है। संश्रय देना। अगला देखते हैं, अगला पार्ट है अध्याय तीसरा है। अध्याय तीसरा में दंड संहिता है, कुछ 53 से लेकर 75 तक इनके बारे में देख लेते हैं।
सेक्शन नंबर 53 जो है ये इस बारे में बताता है कि जो दंड होते हैं 6 प्रकार के होते थे। पहले होता है मृत्यु दंड, ठीक है, वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य विरल से विरलतम मामले में, ठीक है, बहुत जबरदस्त काम है तब मिलेगा। आजीवन कारावास उससे कम होता है, छोटा, जीवन जितना भी होगा भैया उसमें आपको जेल में गुजारना होगा मरते तक। फिर काला पानी आता था, फिर आता है कारावास, फिर आता है संपत्ति जब्त और आखिरी होता है जुर्माना। तो सबसे छोटा, सब उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसमें से एक है काला पानी जिसको निरस्त कर दिया गया। आप कमेंट सेक्शन में बताइए काला पानी को किस ईयर में निरस्त किया गया था, ठीक है। सेक्शन नंबर 54 है, ये दंडादेश का लघुकरण है मृत्युदंड को कारावास में बदलने के लिए। तो इसमें राष्ट्रपति जो है होता है ना, शिक्षा आर्टिकल नंबर आपने सुना होगा, आर्टिकल नंबर जो 72 है उधर संविधान में। तो भाई साहब जो अपने राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय जो फांसी होती है उसको सजा को माफ़ कर देते हैं ना। सेक्शन नंबर ये 54 में इसका, सेक्शन नंबर 54 में इसका अच्छे से वर्णन है। सेक्शन नंबर 55 ये है कि समुचित सरकार आजीवन कारावास को कम कर सकती है। जो समुचित सरकार होती है वो आजीवन कारावास को कम कर सकती है। बस शर्त ये है कि 14 वर्ष से अधिक अगर किसी को कारावास ना दिया हो, अगर 14 वर्ष से अधिक का है कारावास तो वहाँ पे नहीं कर सकती, ठीक है। अगला देखते हैं सेक्शन नंबर 57 है दंड की अवधि। आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास दंड की जो अवधि होती है वो 20 वर्ष होती है। आजीवन कारावास की जो अवधि होती है वो 20 वर्ष की होती है। तो 20 वर्ष दंड नहीं है, ठीक है, ये दंड नहीं होता है। ये अगर उसने कोशिश की है, आजीवन कारावास की अवधि 20 वर्ष तक मानी जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर वो सब प्रशासन पर डिपेंड करता है, उसको माफ़ भी कर देता है, या तो फिर आजीवन कारावास हमेशा जब तक मृत्यु न हो तब तक होता है। ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि आजीवन कारावास 20 वर्ष के लिए होता है, 40 वर्ष के लिए होता है। अगर उस आजीवन कारावास का कोई दंड था और आपने उसको करने का प्रयास किया है तो जो सेक्शन नंबर 511 है उसके तहत जो सज़ा थी वो आधी सज़ा दी जाती है। मान के चलो कोई ऐसा करप्ट है जिसकी वजह से आपको आजीवन कारावास 20 वर्ष की सज़ा मिलने वाली थी, पर आपने उसकी खाली कोशिश करी है, कोशिश करने पे भी आपको आधी सज़ा मिलेगी। क्लियर हो गया। ये है सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन 65 क्या है, जहाँ जुर्माना और कारावास दोनों दंड जुर्माना नहीं होगा। मतलब जहाँ पे जुर्माना और कारावास है, कारावास दोनों हैं, दोनों दंड, जुर्माना नहीं होगा, वहाँ पे जुर्माना नहीं होगा। इसका स्पष्टीकरण आपको अगले सेक्शन में मिल जाता है, सेक्शन नंबर 67। इसमें देखो अगर आपको 50 रुपये तक का जुर्माना नहीं है आपके पास तो आपको 2 महीने की सज़ा हो सकती है। आपको अगर जुर्माना 100 रुपये लगा है और वो आपके पास नहीं है तो आपको 4 महीने की सज़ा हो जाएगी। आपके पास अगर 100 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं है आपके पास में तो वही आपको 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा, है ना। तो ये है इसके प्रमुख कुछ प्रावधान सेक्शन नंबर 67 में। अगला है सेक्शन नंबर 70 जो था वो था कि जुर्माना दंड के दौरान या 6 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है, मान के चलो आपकी जुर्माना दंड, आपको जुर्माना देना था, जुर्माना दंड है, उस दौरान 6 वर्ष के अंदर आपकी मृत्यु हो जाती है ना। तो मृत्यु के बाद भी जुर्माना समाप्त नहीं होता है भैया, आप निपट गए पर आपका जुर्माना समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये तो बहुत पुरानी कहानी होगी जो राजा महाराजा की बाप दादाओं का किया वाला सबका बच्चों को करना पड़ता है ना, देना पड़ता था, मतलब कर्ज, उस तरह की कहानी होगी। सेक्शन नंबर 73 कुछ ऐसा था कि यदि किसी अपराधी का दशा विकृत है तो उसे एकांत कारावास कब तक दिया जा सकता है। तो एकांत कारावास बहुत कम दिया जाता है, टुकड़ों में दिया जाता है। अगर उसको 6 माह का कारावास है, कठोर कारावास है, तो 6 माह में 1 माह क्या दिया जाएगा, 1 माह के गैप में उसको मतलब टुकड़ों में देना पड़ता है। 1 माह के गैप में, जैसे उसको कठोर कारावास 1 माह का देंगे, फिर उसको गैप दे देंगे, फिर 1 माह का देंगे, 1 माह के अंतर में कठोर कारावास देते हैं, मतलब एकांत अकेले रखते हैं सिंगल जेल में। अगर उसको 6 माह से लेकर 1 साल तक का अगर उसको कठोर कारावास दिया है या एकांत कारावास की सजा दी है तो उसको हम 2 माह के 2 माह देंगे पहले एकांत में कारावास, फिर उसको गैप देंगे, फिर 2 माह देंगे एकांत कारावास, फिर गैप देंगे। और उसको 1 वर्ष से अधिक का यदि कठोर कारावास है तो समझ जाओ कि उसको 3-3 महीने के टुकड़ों में उसको कारावास दिया जाएगा एकांत में। सेक्शन नंबर 74 है 2 टेने का ठंग एकांत परिरोध की अवधि 14 दिन से अधिक नहीं होगा। एक बार एकांत परिरोध की जो अवधि होगी वो 14 दिन से अधिक नहीं होगा।
एक माह में 7 दिन का होगा। सेक्शन नंबर 74। सेक्शन नंबर 80 है, नहीं इसके बीच में कुछ और एक है 70। सेक्शन नंबर 76 एक है। सेक्शन नंबर 76 जो बोलता है वो एक सामान्य तथ्य की भूल का अपवाद है। मान के चलो कि जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। धारा जो 76 है वो हमको तथ्य की भूल है ना, तथ्य की भूल के अंतर्गत हमको क्या करती है, मतलब सामान्य अपवाद प्रदान करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मतलब ये बचाव करती है। कैसे बचाव करती है इसका 77 एक सेक्शन 77 में क्या है, अगर कोई जज है, इसका एग्जांपल आपको इधर मिल जाएगा। 77 में एक जज है, अगर जज किसी को सज़ा सुनाता है तो वह दोषी नहीं होगा। ठीक है, वो दोषी नहीं होगा क्योंकि वो जज है, वो अगर किसी को सज़ा दे रहा है तो वो इस पर आप मुकदमा नहीं दायर कर सकते कि आपने गुनाह किया। इसी प्रकार 78 में क्या है, 78 में अगर जल्लाद फांसी देता है, जल्लाद जो है वो फांसी देता है, मतलब जल्लाद अगर फांसी देता है तो जल्लाद जो है वो भी दोष मुक्त होता है, उसको कोई दोषारोपण नहीं होता है। 76 ये बोलता है कि अगर किसी ने मतलब कि मान लो कि किसी लीडर ने एसपी ने किसी एक कांस्टेबल को बोला कि फायर करो भीड़ के ऊपर, अगर वो फायर कर देता है तो उसमें वो कांस्टेबल की कोई गलती नहीं होती, वो दोष मुक्त होता है। ये है सेक्शन नंबर 76। सेक्शन नंबर 77 जज को बचाता है। सेक्शन नंबर 78 जो है वो जल्लाद को बचाता है। सेक्शन नंबर 79, सेक्शन नंबर जो 79 है, मान लो कि कोई पुलिस है, पुलिस वाले ने किसी इंसान को पीटते देख लिया या हत्या करते देख लिया या कोई कर्तव्य करते देख लिया, अगर वो दोष करते हुए देख लिया, अगर वो पुलिस वाला उसको थाने लाता है तो वो पुलिस वाले की कोई गलती नहीं होती, उसको दोष से मुक्त करता है सेक्शन नंबर 79। सेक्शन नंबर 80 आपके सामने है कि यदि कोई काम करता है, कोई विधिपूर्वक काम है, विधिपूर्वक मतलब कि जिसमें कि उस इंसान का ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो और वहाँ दुर्घटना हो जाती है, जैसे बिना आपराधिक ज्ञान, उसको ज्ञान नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, आप कोई काम कर रहे हो, आपने एक पेड़ पे पत्थर मारा लेकिन वो पत्थर आके किसी को लग गया, उसकी मृत्यु हो गई, जैसे ऐसे काम जहाँ आपको ज्ञात नहीं होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। विधि पूर्वक कार्य करते हुए साधनों का प्रयोग करते हुए सम्यक सतर्कता साधन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में जो होता है उसके द्वारा जो कृत्य काम होता है उसको दोषारोपण नहीं होता है। ठीक है, इसका एक था रंगस्वामी बनाम सम्राट करके है, याद रखना। एक है इसमें कि अगर आपके पास बिना लाइसेंसधारी बंदूक लेकर शिकार कर जा रहे हो आप रात में, अगर आपके पास बंदूक है तो बंदूक से अगर गलती से फायर हो जाता है तो वहाँ पे आप दोषी होंगे। वो दोषी इसलिए होंगे क्योंकि जो बंदूक है, आपको बंदूक के बारे में पता है कि वो जो है बंदूक जो है वो बेकार, मतलब बंदूक जो है उसके आपको रिजल्ट पता है, उससे होने वाली दुर्घटना की आशंकाएं पता है, आपको पता था कि बंदूक कितनी घातक हो सकती है, उसके बाद आपने साथ में रखी ही क्यों। अगर बंदूक ना होना चाहिए, बाकी बंदूक को छोड़कर जितनी चीज़ें आप दूसरा काम कर रहे हो, बंदूक यदि हो उस कंडीशन पे कि आप बंदूक है आपके पास में और लाइसेंसधारी है और आपके ऊपर कोई जानवर हमला कर रहा है या कोई दूसरा हमला कर रहा है, तब हो सकता है। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 80 हो गया। सेक्शन नंबर 81 है आवश्यकता का बचाव, बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि। मतलब अगर मान लो आपको पता है एक पायलट है, उसको पता है कि भैया मेरे पास दो केबिन है जो भी है, अगर मेरे पास एक हेलीकॉप्टर वाला बचाने के लिए गया, उसके सामने एक बोट पे 10 लोग हैं, एक बोट पे खाली 2 लोग हैं और उसको पता होता है कि मैं खाली एक को वही बचा पाऊंगा, समय कम है, तो बड़ी बोट को बचाता है जिसमें 10 लोग हैं, जिसमें छोटी बोट को नहीं बचाता जिसमें 2 लोग हैं। तो उसके द्वारा ये इसको न बचाना वो जो है आवश्यकता का बचाव होता है, उसके कोई दोषारोपण नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 81 बोलता है। सेक्शन नंबर जो धारा 82 है वो 7 वर्ष से कम वर्ष के शिशु जो कार्य होगा वो अपराध करने के असक्षम होता है। डॉली इन कैपेक्स बोलते हैं इसको, अपराध करने में असक्षम, उस पर वो दोष रहित होता है, उस पर दोष नहीं होता है। अगर वो 7 साल से ज़्यादा है और 12 वर्ष से कम आयु का बालक है, अपराधी माना जाएगा यदि प्रकृति परिणाम जानता हो तो। देखो यहाँ पे 7 से पहले नीचे का तो बच्चा पूरा ही फ्री है, 7 से 12 कंडीशन में अगर थोड़ा बहुत जानकार हो प्रकृति रिजल्ट के बारे में तो अपराधी होगा, अदरवाइज नहीं। तो भी आपको वहाँ पे कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं ये 12 साल का बच्चा है और इसको सब पता है, इसको पता है क्या चीज़ होती है, इसको जानता था, नेचुरल इसको सारी चीज़ें पता है, इसके बावजूद उसने की है, तब उसको आपको साबित करना पड़ेगा, तब वह
सजा का हकदार होगा। सेक्शन नंबर 84 है विकृत चित्त व्यक्ति का कोई कार्य अपराध नहीं होता है। मतलब विकृत चित्त व्यक्ति मतलब जैसे पागल वागल होता है, जो पागल होता है मेडिकल कोई छूट नहीं है। पागल अगर कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, ये बोला गया है। ये है सेक्शन नंबर जो है 84 के अंतर्गत इसको उन्हें बोला है। ठीक है, इसमें एक शर्त होती है, अगर कोई पागल है तो उस पर ये नहीं होगा, है ना, उसके द्वारा किया गया कोई कृत कार्य है तो वो दोषी नहीं होगा, अपराध वो नहीं माना जाएगा। अगर यहीं पे अगर एक है 86 नंबर में मतता नशा स्वयं किया हो तो बचाव नहीं मिलेगा। हाँ, ये इसका एकदम विरुद्ध है। अगर नशा अगर आपने स्वयं किया हो तो उसका बचाव नहीं मिलेगा। 85 ये बोलता है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक नशे में हो। ठीक है, नशे में हो, समझ नहीं है, तो 84, 85, 86, 84, 85 बचाव करता है। 86 में अगर वो खुद ने पी है तो खुद जानता हो, नशा स्वयं किया हो, और 84, 85 में उससे दूसरे द्वारा लाई गई हो, दो कंडीशन है। सेक्शन नंबर 90 है इसके बाद में। देखिए, तथ्य की भूल तो आप समझ गए होंगे कि वो गलती, तो उसको एक बार और समझा देता हूँ मैं। तथ्य की भूल होता क्या है कि 76 है धारा। अगर कोई आपने रात में, आपको समझ में नहीं आया, आपने किसी को जानवर समझ के एक पत्थर मार दिया, लकड़ी मार दिया, और वहाँ कोई इंसान था जिसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो ये तथ्य की भूल थी। आपने जानबूझकर नहीं मारा था, लेकिन आपने बचाव में मारा था, तो इस तरह की इसको तथ्य की भूल बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं सेक्शन नंबर जो 90 आपको दिया है। इसके पहले एक सेक्शन नंबर आप देख लो, एक 87 यहाँ दिखा है ना, कि 18 वर्ष से अधिक का बालक या व्यक्ति यदि क्षति के लिए सहमति दे तो अपराध नहीं माना जाएगा। क्षति के लिए सहमति का मतलब ये होता है, मान के चलो आप दंगल कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, कुश्ती कर रहे हो, दोनों ने साइन करी है, इसके बाद आप दंगल कर रहे हो, आप यहाँ तक आपको पहले से पता है कि भैया इसमें मौत भी हो सकती है। आफ्टर ऑल आप उसमें आपने वो काम को चुना, उसमें मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे कोई अपराध नहीं होता है। सेक्शन नंबर 87। ठीक है, सम्मति कब मानी जाती है कि भय अधीन डांट कर धमका कर, जो सहमति है उसको सम्मति कब माना जाता है कि अगर आपने डांट फटकार कर धमका कर अगर किसी को सहमत किया हो, भ्रम अधीन किया हो, 12 वर्ष से कम उम्र के बालक को, या पागल या कपट धोखे से किसी को अगर तैयार किया हो तो सहमति सम्मति हो जाता है। ठीक है, सेक्शन नंबर क्या है तुम्हारा 90। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला 88 यहाँ लिखा है कि किसी व्यक्ति को फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु का आशय न हो। सेक्शन नंबर 88 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है कि मान लो किसी को आप सम्मति से, मतलब डराकर धमकाकर, पैसे का लालच देकर, या पैसे का लालच नहीं, डराकर धमकाकर यदि किसी से आप सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय ना हो, तो उस कंडीशन में वो दोष मुक्त होता है। कौन? वो आदमी, वो पागल हो। सम्मति का मतलब आपने अभी देखा था क्या हो, वो या तो भय के अधीन हो, डांट कर धमका कर भ्रम अधीन हो, 12 वर्ष से कम का हो, पागल हो, या धोखे से उससे कोई काम करा रहे हो, तो दोष मुक्त होता है। कौन? जो उससे भी आप काम करवा रहे हो। 89 है 12 वर्ष से कम, पागल, फायदे कार्य से उससे काम कर रहे हैं आप, तो फायदे या कार्य होता है उससे। तो अगर संरक्षक माता पिता, इसके अपराध जो होगा संरक्षक, यहाँ पे दो कंडीशन देखिए कि 12 वर्ष से कम, अगर कोई पागल हो या 12 वर्ष से कम हो, या तो अपने फायदे के लिए उससे कार्य करवा रहे हो, तो इस पे जो दोष होता है वो संरक्षक होते हैं या माता पिता होते हैं। क्लियर है? सेक्शन नंबर 93 ये बोलता है, मान लो कोई डॉक्टर है और वह किसी पेशेंट के सद्भावना पूर्वक उसको अच्छे के लिए काम कर रहा है, पर वो पेशेंट की मौत हो जाती है, तो वह डॉक्टर अपराधी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि वो उसके पहले सूचना दे देता है कि हमसे एग्रीमेंट साइन करवाता, आपने देखा होगा, तो ये सेक्शन नंबर 93 में बच जाता है डॉक्टर। सेक्शन नंबर 94 ये है कि बचाव नहीं मिलेगा जिसमें सजा फांसी है। मान लो आपसे कोई काम करवा रहा है जिससे कि आपको ऊपर किसी ने एकदम मस्तक पे बंदूक रख दी और बोला कि उसको मारो, है ना, आपने किसी को मार दिया है, आपसे एक काम करवाया गया है, तो यहाँ इस कंडीशन पे आपको बचाव नहीं मिलेगा। सरकार बोलती है कि आप मर जाओ तो दूसरे को ना मारो। ठीक है, इसमें कोई बचाव नहीं मिलता। मृत्यु की धमकी के अधीन कोई कार्य करता है तो अपराध नहीं है। मतलब मृत्यु के, ये कोई सिंपल कार्य है, उसने बोला चोरी करने तो हम तेरे को, ताला तोड़ने तो हम तेरे को मार देंगे, तो वहाँ वो अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर वो काम जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ बचाव नहीं मिलेगा।
सेक्शन नंबर 95 ये है कि तुच्छ कार्य जो छोटे मोटे होते हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए भीड़ भाड़ में धक्का देना, पेन उठाकर मारना, लात लग गई, पैर लग गया, भैया तो ये सारे जो काम होते हैं ना, इस पर कोई अपराध नहीं होता है, इसको दंड भी नहीं मिलता है। इसमें हो सकता है अगर ज्यादा माहौल बड़ा तो तुच्छ कार्य जो होते हैं छोटे मोटे तो 3 माह का कारावास दे सकते हैं, पर ऐसा होता है नहीं। ठीक है, मैक्सिमम दे के रखा है ये 3 माह कारावास, पर ऐसा होता है नहीं। ठीक है, धक्का मुक्की जो भीड़ भाड़ में जो धक्का लगना है, पेन उठा के चलना है, ये कृत्य कार्य जो होते हैं इसे दंडित नहीं होते हैं। उसके बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा सेक्शन मिलेंगे 96 से लेके 106 तक देखने को मिलते हैं। इस सेक्शन में थॉमस बनाम मध्य प्रदेश राज्य का एक केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिरक्षात्मक रक्षा में 2 विकल्प दिए थे, कायर बन जाओ जवाब दो। ठीक है, ये थे यहाँ के, ये आपको ये वाद याद रखना। थॉमस जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो था वो किस संबंध था, तो थॉमस बनाम मध्य प्रदेश राज्य। सेक्शन नंबर 96 क्या है कि कोई कार्य अपराध नहीं होगा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में हो। मतलब कि अगर कोई हमारे यहाँ चोरी कर रहा है, जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा में शरीर आता है, संपत्ति आती है, अगर कोई हम पे वार कर रहा है, अगर हम प्रतिरक्षा में उसका विरोध कर रहे हैं, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो फिर भैया अपराध नहीं होगा। यदि कोई हमारी संपत्ति पे चोरी कर रहा है, वहाँ झगड़ा हो गया, हमने उसका विरोध किया, विरोध में मारा गया, तो भी वो क्या होगा, वो अपराध नहीं होगा। 96 बोलता है ये। ठीक है, 97 बोलता है कि अपनी या अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जैसे रेप आदि। ये 97A में चला गया ये। उसके बाद है अगर उसका रेप हो रहा है, अगर उसने मतलब अपने रेप को रोकने के लिए उसने प्रतिरक्षा का अधिकार है उसको, अगर उसने वार किया, सामने वाला अगर लग जाता है या मृत्यु हो जाती है, जो भी होता है, तो वह अपराध नहीं होगा। 97(2) बोलता है कि अपनी अन्य संपत्ति की रक्षा। ये वही था 90 जो हमने अभी पढ़ा 96 और फिर 97 में 2 पार्टों में दे दिया है। एक में आत्मरक्षा दे दिया है और एक में हमारी संपत्ति के बारे में दे दिया है। इसके बाद 98 जो है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी बचाव है जिनका कार्य क्षम्य है, जैसे कि बालपन 7 वर्ष से कम की उम्र है, 7 वर्ष से 12 वर्ष के 83 या विपरीत चित्त साल पागल लोग रहे तो, और मतता का मतलब होता है कि जानबूझकर कोई काम करता है तो। ठीक है, उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी बचाव है जिनका कार्य क्षम्य है। ठीक है, उसके बाद में 99 ये है आत्मरक्षा। कब बचाव नहीं मिलेगा, आत्मरक्षा का बचाव कब नहीं मिलेगा, यदि भैया कोई लोक सेवक के विरुद्ध भैया कोई पुलिस आपको पकड़ने आई है और आप उसका विरोध कर रहे हो, ठीक है, तो भैया वहां पे आपको बचाव नहीं मिलेगा। हाँ, ये सब हो सकता है कि पुलिस है और वो भी आपको मारने की कोशिश कर रहा है, मृत्यु घोर आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो उस स्थिति में मिल सकता है। लोक सेवकों की सहायता में विरुद्ध वादा डालना, भैया वो आपसे पूछताछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको कस्टडी में लिए, आप उनके हिसाब मतलब उनको आंसर नहीं कर रहे हो, उनके हिसाब से उनको हेल्प नहीं कर रहे हो, तो भैया आपको आत्मरक्षा का बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, ये पता होना चाहिए आपको। अगला देख लेते हैं सेक्शन नंबर 100, कब मृत्यु तक करने का अधिकार होगा। आप प्रतिरक्षा में मृत्यु कब कर सकते हो। सेक्शन नंबर 100 बोलता है कि आप अपनी प्रतिरक्षा मृत्यु कब कर सकते हो। ऐसा हमला जिससे मृत्यु हो सकती है, आपको ऐसा लग रहा है कि भैया अगर मैंने इसको नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा, तो आपको मिल सकता है प्रतिरक्षा का अधिकार। ये 7 प्रकार के। ऐसा हमला जिससे घोर हानि होने की चांस है। घोर हानि मतलब बहुत जम के हानि हो सकती है, आपके हाथ पैर कट सकते, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद रेप के मामले में 377 अननेचुरल सेक्स अननेचुरल और आपका सेक्स होता है तो रेप में ही आता है। अपहरण हो तब, और सदोष परिवार सहायता नहीं मिले, और एक तेजाब, अगर कोई आप पे तेजाब डालता है, एसिड अटैक करता है, ये 326 में है। इसका स्पेशल मतलब अच्छा उल्लेख है 326 सेक्शन में। 326 का ख में, एक तो 26 का है इसमें एसिड अटैक है, 326 ख है इसमें एसिड अटैक का प्रयास है। ये 7 मामले हैं जिसमें आप अपनी प्रतिरक्षा के मामले में किसी पर को मौत के घाट उतार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन नंबर 101, धारा 100 में बताई गई परिस्थितियों को छोड़कर अन्य में मृत्यु नहीं कर सकते, मृत्यु से कम कार्य कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 101 बोलता है। सेक्शन नंबर 102 बोलता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा करने की अवधि जो शुरू होती है और समाप्त, प्रारंभ कब हो सकती है, जब हमला होने की आशंका शुरू होती है तभी आपको करना है। ऐसा नहीं कि भैया आपने मार दिया और बोला कि नहीं मेरे पे हमला किया था तब मैंने मारा। समाप्त कब हो सकती है, जब तक समाप्त नहीं होगा, जब हमले की आशंका समाप्त होती है। ठीक है, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का ही उल्लेख है 102 में। उसके बाद 103 में अपनी संपत्ति अन्य की संपत्ति की प्रतिरक्षा में कम मृत्यु तक कर सकता है। लूट हो
रात्रो ग्रह भेदन हो, अग्नि द्वारा ग्रह की दृष्टि कर रहा है, कोई आपके यहाँ लूट कर रहा है, आपके घर को तबाह कर रहा है, आपके घर में आग लगा रहा है, चोरी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, जिससे मृत्यु हो सकती है आपके घर किसी परिवार की, आपके घर में अग्नि लगा रहा है, विस्फोटक कर रहा है, ट्रेन में रखता हो या परिवहन में रखता हो, तो मृत्यु कर, तब आप उसकी मृत्यु कर सकते हो। ठीक है, संपत्ति की प्रतीक्षा में इन कंडीशन में आप मृत्यु कर सकते हो। आपके घर को जला रहा है, घर को लूट रहा है, घर को तोड़ रहा है, घर में चोरी कर रहा है, घर में ऐसी हरकत कर रहा है जिससे आपको ऐसा लगे कि किसी की मृत्यु हो सकती है। अगला है सेक्शन नंबर 104। 103 में दिखाई गई परिस्थिति को छोड़कर कोई भी अन्य हो तो मृत्यु नहीं कर सकते, सेक्शन नंबर 4 में बोला। उसके बाद में सेक्शन नंबर 5 है अपनी अन्य की संपत्ति की प्राप्त प्रतिरक्षा की अवधि शुरू कब होती है? ये शुरू होती है आशंका होने पर, समाप्त होती है चोरी का सामान छोड़ देने पे। याद रखना, शुरू होती है आशंका होने पर और समाप्त हो जाती है चोरी का सामान छोड़ देने। सेक्शन नंबर 106 है वो घातक हमले से बचने के लिए निहत्थे लोगों पर भी आक्रमण कर सकता है। घातक हमले से बचने के लिए निहत्थे लोगों पर भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है, घातक हमले है अगर कोई हम पे कर रहा है तो हम अपने बचाव में, प्रतिरक्षा में निहत्थे पर लोगों पर भी आक्रमण कर सकता है। अगर किसी इंसान के ऊपर हमला हो रहा है तो अगर उससे हाथ से गलती से प्रतिरक्षा में कोई निहत्था आदमी अगर उससे अपराध हो जाता है तो वो आक्रमण कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये थे पार्ट, हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। सेक्शन नंबर 106 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 106 तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक।